students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी पीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए। और जिस भी आप एग्जाम की आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं उन सभी को टारगेट करते हुए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बार फिर से आज हम लेकर आ गए हमारी मॉडल सीरीज का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग वापस से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एमपी से रिलेटेड होंगे, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमपी जी के क्वेश्चंस एज वेल। यस, हम लोग बहुत सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो हमारा जो 12th लेक्चर है और इसके बारे में हमारा टारगेट किसको है? उन बच्चों को, उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो क्या कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है इंग्लिश में कंटेंट उतना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वापस से हम लोग एक बार शुरू हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। और आर यू गाइस रेडी? तो अपना पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए। एंड नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए भैया, फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द विलेज बिछरपुर इज कॉल्ड मिनी ब्राजील? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ग्राम बिछरपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है? बैतूल, इंदौर, शहडोल या उमरिया? बताइए। मिनी ब्राजील कहा जाता भैया इसे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल। तो भैया बिछरपुर विलेज जो है, आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा, है ना? तो ये कहां पर है भैया? ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इन शहडोल। कहां के डिस्ट्रिक्ट है? शहडोल के डिस्ट्रिक्ट है। और बिछरपुर, यदि मैं गांव के बारे में बात करूं, विलेज के बारे में यदि मैं बात करूं बिछरपुर की, तो बिछरपुर को क्या कहा जाता है बेटा? मिनी ब्राजील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी ब्राजील कहा जाता है। जैसे 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 इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है ना? तो भाई मैम, हम इंदौर को मिनी मुंबई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना है ना, सारी चीजें उतने अच्छे लेवल पे हैं, तो हम उसको मिनी मुंबई कह देते हैं। तो इसे मिनी ब्राजील क्यों कहा जाता है? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो ऑफकोर्स इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप जानते हैं ब्राजील फेमस है फुटबॉलर्स के लिए, राइट, है ना? तो फुटबॉलर्स के लिए जो ब्राजील फेमस है, और एमपी में सबसे ज्यादा, इवन ये कहे कि इंडिया में सबसे ज्यादा फुटबॉलर्स जो है वो यहाँ से निकलते हैं, बिछरपुर से। जी हाँ, बिछरपुर से अभी तक लगभग 45 नेशनल फुटबॉलर्स निकल चुके हैं। लगभग 45 नेशनल फुटबॉलर्स जो है अभी तक बिछरपुर से निकल चुके हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? मिनी ब्राजील कहा जाता है। यदि मैं बिछरपुर की बात करूं तो ये एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर गौंड और बेगा, है ना, गौंड और बेगा ट्राइब्स जो है यहाँ पर रहती हैं। गौंड और बेगा ट्राइब्स जो है यहाँ पे स्पेशली रहती हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ए चाइल्ड इज बोर्न विद द फुटबॉल अटैच्ड टू हिज लेग। क्या कहा जाता है यहाँ के लोगों के बारे में? ए चाइल्ड इज born here attached football with his leg। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ के बच्चों के बारे में। क्या कहा गया है यहाँ के बच्चों के बारे में? A child is born here attached football with his leg। यहाँ के बच्चे अपने पैरों में फुटबॉल लेके ही पैदा होते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। मैम, यहाँ से इतने ज्यादा फुटबॉलर्स क्यों निकल रहे हैं? बेटा देखो, ये जो है ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल जो लोग होते हैं उनके पैरों में, हाथों में बहुत मजबूती होती है, क्योंकि वो हमेशा से जंगलों में रहते हैं, है ना, और उन्हें हमेशा भारी सामान उठाने की, हर चीजों की, हर रास्ते पर चलने की उन्हें आदत होती है। तो उनके पैर जो होते हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और फुटबॉल में आप जानते हैं कि पैरों का ही जो है सबसे बड़ा खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं मैम, सबसे पहले फुटबॉल की शुरुआत किसने की थी? हमारे यहाँ के एक अभी फिलहाल नेशनल कोच है जिनका नाम है रईस अहमद नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर फुटबॉल की शुरुआत करवाई थी। ये बच्चे जो है ऐसे गांवों में खेला करते थे, तो उनके लिए वहां पर एक ग्राउंड बनवाया, है ना। ये जो थे ट्रेन स्टेशन के साइड में खेला करते थे बच्चे, तो उनके लिए ग्राउंड बनवाया और रईस अहमद जी जो है उनके कोच बने। कौन बने थे? ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट कोच उनके रईस अहमद जी बने थे। और इन्होंने क्या किया था भाई, यहाँ पे फुटबॉल को चालू करवाया, और तब से जो फुटबॉल की परंपरा है चालू हुई है, तो ये अभी तक चली जा रही है। यदि मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में यश बेगा, है ना, यश बेगा और अनिदेव सिंह नाम के दो फुटबॉलर जो कि बच्चे ही हैं, वो अभी नेशनल खेल रहे हैं, है ना, बच्चे ही हैं। इन्हें अभी सम्मानित भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें अभी जो है ऑनर भी किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, बिछरपुर किस लिए फेमस है? मिनी ब्राजील है। मिनी ब्राजील क्यों कहा जाता है? क्योंकि फुटबॉलर्स वहां पे जो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो तब से जब ये रईस अहमद जी द्वारा जो चलाया गया, फिर अभी तो जो है नेशनल कोच बन चुके हैं, तो वो सिलसिला, वो परंपरा चली आ रही है यहाँ पे फुटबॉल खेलने की, और अब हर एक बच्चा वहां पे फुटबॉल से जुड़ चुका है।
चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। In the 103rd episode of his Mann Ki Baat program on July 30, 2020, Prime Minister Narendra Modi has mentioned Bicharpur village, है ना? Bicharpur is a scheduled district in Madhya Pradesh called Mini Brazil. वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Where has the Bhumi Pujan of Handia Microlift Irrigation Project been done recently? हाल ही में हंडिया माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कहाँ किया गया है? देवास, विदिशा, रतलाम या शाजापुर? बताइए भाई साहब कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये, है ना? बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये? तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी और हमारी काफी जिसमें देवों का वास है वही डिस्ट्रिक्ट विच इज देवास। जी हाँ, देवास के खाते गांव के पास, देवास के खाते गांव के पास जो है ये बनाई जा रही है, ये परियोजना बनाई जा रही है। कौन सा? हांडिया माइक्रोलिफ्ट जो है प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, अभी अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, और उन्होंने इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को जो है रिनेम करने की बात की है ना? इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने रिनेम करने की बात की है, और उन्होंने क्या कहा है कि इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर बाबा सिद्धनाथ प्रोजेक्ट रखा जाएगा। बाबा सिद्धनाथ प्रोजेक्ट इसका नाम रखा जाएगा। किसका? हांडिया इरिगेशन प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा जाएगा बेटा? ध्यान रखिएगा, बाबा सिद्धनाथ प्रोजेक्ट जो है इसका नाम रखा जाएगा। देवास के खाते गांव के है। ये कितने जो है विलेजेस को कवर करे, तो ध्यान रखिएगा ये जो है अपने आप में, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये 72 विलेजेस को कवर कर रहा है। ये 72 विलेजेस को कवर कर रहा है, एज वेल एज 35,000 हेक्टेयर जो है भूमि को, जैसे आप कहेंगे 35,000 हेक्टेयर भूमि को जो है ये क्या करेगा? सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएगा। अच्छा, यदि नदियों की बात करूं मैं इस हिसाब से, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि एमपी की गंगा किसे कहा जाता है। वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, पर चलिए अभी तक इतना ही ठीक है, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी सारी चीजें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और बात देख लीजिए। Recently, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has worshipped in the India Microlift Irrigation Project. Okay, इंडिया नहीं है, हांडिया है, ठीक है। This project being set up at Khategaon in district Devas at cost of rupees 1,294 crore. Okay, Devas district is known as सोया सिटी। जी हाँ, देवास को क्या कहा जाता है? सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आ जाओ भाई साहब। कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर हैज द महाकुंभ ऑफ कुशवा समाज बीन ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में कुशवा समाज का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन या इंदौर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया है कहाँ किया गया है भैया? भोपाल में, है ना? भोपाल में जो है ये महाकुंभ आयोजित किया गया है। इसके बारे में इतना ज्यादा हमको चीजों को और ज्यादा पढ़ लेते, थोड़ा सा देख लीजिए। ऑन जुलाई 31 2020, the Mahakumbh of Pushpa Samaj has been organized in Bhopal city. Okay, in this, Shri Shivraj Singh Chauhan has announced that CM Rise School of Damoh will be named after Mahatma Jyotiba Phule. Perpetuate the memory of Mahatma Phule। कि भाई जो दमोह में सिटी CM राइज स्कूल बन रहा है दमोह में, उसका नाम बदलकर क्या करा जाएगा भैया? ज्योतिबा फूले स्कूल करा जाएगा। जी हाँ, आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अच्छा, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि सीधा सा क्वेश्चन मेरा आपका है, एमपी का फर्स्ट सीएम राइज स्कूल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है और कौन से गांव में बनाया जा रहा है? जल्दी से बता दीजिए। और उस सीएम राइज स्कूल के बीच में किसकी मूर्ति होगी? ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है। Lord Love Kush Temple and Community Hall will be constructed in Sagar at cost of 10 crores। इन्होंने यहाँ पे घोषणा की है कि लॉर्ड लव कुश का, भगवान लव कुश का जो है मंदिर भी बनाया जाएगा और कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा। कहाँ पर? सागर में। किसकी, कितने की लागत से? 10 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, under whose chairmanship the state Ganga committee has been constituted in Madhya Pradesh for the conservation of the tributaries of Ganga and Yamuna। मध्य प्रदेश में गंगा एवं यमुना की सहायक नदियों के लिए, चलिए लगा दो, गंगा एवं यमुना की सहायक नदियों के संरक्षण हेतु राज्य गंगा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस या चीफ सेक्रेटरी? तो ध्यान रखना, ऐसी चीजों का जो काम करते हैं वो स्पेशली किसका होता है? किसका होता है? ध्यान रखिएगा, ये किया गया है हमारे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। गंगा की बात आती है तो फिर अभी अभी मुझे याद आया कि एमपी की गंगा किसे कहा जाता है? मैंने आपसे पूछा एमपी की गंगा किसे कहा जाता है, तो स्पेशली एमपी की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? बेतवा नदी को कहा जाता है। गंगा की यदि मैं बात करूं तो इसकी 14 ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा नदी की 14 ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें से 11 जो है स्पेशली कहां से है? एमपी से है। 11 जो है वो स्पेशली कहां से है? एमपी से है।
सॉरी गंगा की नहीं, यमुना की, सॉरी गंगा की नहीं, यमुना की जो टोटल ट्रिब्यूटरीज है, जानते होंगे आप यमुना भी आगे जाके गंगा में ही मिल जाती है, तो यमुना की जो टोटल ट्रिब्यूटरीज है इधर से वो कितनी है, 14 है, और 14 में से जो 11 है वो कहां से स्पेशली है, एमपी से। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। State Ganga Committee has been formed under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Iqbal Singh Bais for the protection of tributaries of Ganga and Yamuna. Okay, the first meeting of this committee has been organized on 26th of July 2023. पहली मीटिंग कब हुई? 26 जुलाई को. It has been decided to form district Ganga committees in 34 districts of Madhya Pradesh under the National Mission for Clean Ganga for Pollution Control. कि देखिए आप जानते हो क्लीन गंगा नाम का भी जो है एक वो चलाया जा रहा कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें गंगा को क्लीन करने के लिए, आप जानते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन उसमें बढ़ चुका है, उसको क्लीन करने के लिए क्या किया गया है, मिशन चलाया गया है, कैंपेन चलाया गया है, जिसमें एमपी से कितने जिले शामिल हो रहे हैं, 34। ठीक है, आप जानते हैं भैया, क्योंकि मैम गंगा का एमपी से क्या लेना देना, गंगा तो एमपी में बहती नहीं है। अरे भैया गंगा जी एमपी में नहीं बहती, लेकिन एमपी में यमुना, मैडम यमुना भी एमपी में नहीं बहती। अरे हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ से कई सारी ट्रिब्यूटरी ऐसी है रिवर्स जो वहां पर जाकर मिल जाती है यमुना से, और आप जानते हैं यमुना जी जाके आगे किसमें मिल जाती है, गंगा जी में, है ना। तो आप जानते हो कि यमुना को ही काली गंगा भी कहा जाता है, यमुना जी को ही काली गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात पे ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ भाई बहुत सारी नदियां जो यमुना जी में जाके मिलती है, जैसे हमारे यहाँ की एक घूम घूम नदी, कौन सी घूम घूम नदी, चंबल, राइट, कहाँ जाके मिलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has won the title of Voice of Ujjain singing competition organized by Random Club recently? हाल ही में रैंडम क्लब द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ उज्जैन गायन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? वेदांत उपाध्याय, शुभम शर्मा, उनेजा खान या शुभम पाटीदार? वॉइस ऑफ उज्जैन, सीधी सी बात है, किसी ऐसे नहीं जीता होगा मैम जो बहुत अच्छा गाता होगा। तो ये कौन बहुत अच्छा गाता है? तो ये है भैया वेदांत उपाध्याय जी, है ना। किसने जीता है ध्यान रखिएगा, वेदांत उपाध्याय जी ने जो है अभी अभी ये जीता है। चलेगा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिसेंटली वॉइस ऑफ उज्जैन सिंगिंग कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिदम क्लब एंड संकुल हॉल ऑफ कालिदास एकेडमी उज्जैन। ओके, वेदांत उपाध्याय ऑफ उज्जैन सिटी हैज वॉन द टाइटल ऑफ वॉइस ऑफ उज्जैन। ये बातें तो हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ बेगास इन द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किस जिले में बेगा को अति पिछड़ी जनजाति में शामिल करने की घोषणा की है? नर्मदापुरम, भोपाल, सिंगरौली या इंदौर? बताइए। अति पिछड़ी, है ना, पिछड़ी से भी ज्यादा पिछड़ी, अति पिछड़ी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा देखो यदि इन चारों में देखा जाए तो कहां पर है भाई? भोपाल में ज्यादातर हम ट्राइबल एरिया नहीं देखते हैं, इंदौर में हम ट्राइबल एरिया नहीं देखते हैं, नर्मदापुरम में देखते हैं लेकिन कम। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया अभी फिलहाल में कहा है इन चारों के कंपैरिजन में? तो भाई साहब सिंगरौली में। कहां पर किया गया है? सिंगरौली को अति पिछड़ी जनजाति वाले एरिया में जो है लाने के लिए शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूं। देखिए अब ये अति पिछड़ी जनजाति आया कहां से, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। मैम अति पिछड़ी जनजाति बोला क्यों गया है, इसका कोई तो रीजन होगा। तो पीवीटीजीएस नाम की एक संस्था चलती है। पीवीटीजीएस स्टैंड फॉर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जी हाँ, ये क्या करता है, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को देखता है भाई जो क्या है बहुत ही ज्यादा अति पिछड़ी जनजातियों में आते हैं। कहां पर? पूरे इंडिया में देखते हैं। अभी फिलहाल हम एमपी की भी बात करेंगे। दे आर द मोस्ट थ्रेटन्ड ट्राइब्स इन कंट्री। ओके, Commission in 1973 first recommended the creation of separate categories which are least developed among the tribal groups। कि भाई एक कमीशन बना था, उसने क्या किया था, रेकमेंड किया था कि जो बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजाति है उनको अलग अलग जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, है ना। मध्य प्रदेश हैज 3 पीवीटी, दे आर बेगास, सहारिया एंड बहारिया, है ना। ऐसी 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है जो सबसे अति पिछड़ी जनजातियों में आई हैं, और वो कौन कौन सी है? बेगा, सहारिया एंड बहारिया। ये 3 जो है सबसे पिछड़ी में आई है। यदि मैं बात करूं टोटल इंडिया की, है ना, टोटल इंडिया में कितनी आई है मैम? तो ध्यान रखिएगा टोटल इंडिया में कितनी जनजातियां ऐसी जो पीवीटीजी में आई है? ध्यान रखिएगा 75। कितनी है? 75 डिक्लेयर की गई है जो इसमें आई है। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें है मैम? तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो ट्राइबल है अति पिछड़ी में वो है आपके उड़ीसा में। कहाँ है भैया? ओडिशा में। जी हाँ, आप जानते होंगे ओडिशा से ही सबसे ज्यादा क्या होती है, तस्करी होती है लड़कियों की, ओडिशा वाले एरिया से हाईएस्ट। और मैम ऐसा भी तो कोई सा स्टेट होगा जहां पे बिल्कुल ही नहीं है अति पिछड़ी जनजाति? तो हाँ ऐसा भी है जिसमें बिल्कुल ही अति पिछड़ी जनजाति नहीं है, और ये है हमारा पंजाब। ओ बल्ले बल्ले बल्ले,
जी हाँ, पंजाब में बिल्कुल भी अति पिछड़ी जनजातियां नहीं है। पीवीटीजी का एक भी वहां पर एग्जांपल हमको नहीं मिलेगा पंजाब में। एमपी में 3 है। टोटल ओवरऑल इंडिया में कितना है भाई? 75 है। और यदि हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा मैम उड़ीसा में है। और उसके बाद यदि हम बात करें कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई साहब पंजाब में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, पंजाब और हरियाणा दोनों जगह पर नहीं, ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा दोनों जगह नहीं है। पंजाब और हरियाणा दोनों जगह पर कोई भी पिछड़ी जनजातियां नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सब वहां पे खेती करते हैं, सब पंजाबी हैं, सब खुल के जीते हैं, वहां पे जनजातियों का कोई नामो निशान नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? In which district will the first flower bank of मध्य प्रदेश be opened? मध्य प्रदेश का पहला पुष्प बैंक किस जिले में खोला जाएगा? नर्मदापुरम, भोपाल, सिंगरौली या विदिशा? तो ध्यान दीजिएगा भैया, एमपी का फर्स्ट कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है जहां पर पुष्प बैंक खोला जाएगा? तो दैट वुड बी भोपाल। कहां पर खोला जाएगा भैया? भोपाल में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा मैम, पुष्प बैंक क्या होता है? फ्लावर बैंक मैम, नाम ऐसे फ्लावर वाली बैंक होगी क्या? नहीं। देखो, आप जानते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो क्या करती है, जैसे आपने सुना होगा माली समाज स्पेशली, है ना, ये क्या करते हैं भाई, इनका काम ही क्या होता है? फूलों को भाई बाग उगाना, फूल माली समाज होती है ना, बाग उगाना और उनके फूलों को बेचना, उनके माला वाला बनाकर बेचना। लेकिन कई सारे ऐसे जिनके बिक जाते हैं, कई सारे ऐसे जिनके नहीं बिकते हैं। तो ऐसे के लिए गवर्नमेंट ने जो है पुष्प बैंक, जी हाँ, फ्लावर बैंक बनाने की घोषणा की है, जिसमें क्या किया जाएगा, यदि आपके पास ऐसे, आप हमारे पास लाकर बेच दो, ताकि आपको भी आपकी मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा ना। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो देखिएगा, भोपाल will be the first city in the state to have a flower bank. If farmers are unable to sell their flowers, then they can keep them air ventilated flower domes like a bank. Okay. Recently, Anirudh Yadav and Divyansh Parv of which districts have been honored for Fit India Quiz 2022? हाल ही में किस जिले के अनिरुद्ध यादव और दिव्यांश पर्व को फिट इंडिया क्विज 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? नर्मदापुरम, शिवपुरी, भोपाल या इंदौर? तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कहां से? अनिरुद्ध यादव और दिव्यांश पर्व, ये दोनों के दोनों शिवपुरी से हैं बेटा। कहां से? दोनों शिवपुरी से हैं। जी हाँ, इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं इनके बारे में। रिसेंटली अनिरुद्ध यादव एंड दिव्यांश पर्व ऑफ मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ऑनर्ड बाय यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इन फिट इंडिया क्विज 2022। किस कौन है भैया हमारे यहाँ का यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर जी। मध्य प्रदेश फर्स्ट माउंटेनियर रत्नेश पांडे हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट इंडिया चैंपियन, ही इज रिलेटेड टू सतना डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा, कौन 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 कौन? रत्नेश पांडे जी, जो कहां से हैं? सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्हें क्या फिट इंडिया चैंपियन का जो है डिक्लेयर किया गया? फिट इंडिया चैंपियन किनको? रत्नेश जी पांडे को। चलिएगा, which of the following metal mines will be auctioned for the first time in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में किस धातु के खदान की नीलामी मध्य प्रदेश में पहली बार की जाएगी? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो माइंस को क्या किया जाता है? नीलाम कर दिया जाता है। हाँ, और ऐसा मध्य प्रदेश में अक्सर होता है। अभी तक लगभग 75 माइंस को हम लोग जो है नीलाम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा एक माइन है जो इस बार पहली बार होने वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सी धातु है मैम? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी धातु है हमारी वेनेडियम। कौन सी है बेटा? वेनेडियम। जी हाँ, वेनेडियम, जिसका यदि आप कहें कि मैम साइन क्या होता है, तो वी साइन इसका होता है। और मैम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इसका होता है बेटा 23, है ना। वेनेडियम माइंस को जो है पहली बार जो है सोल्ड किया जाएगा। जी हाँ, और इसको इश्यूड किसने किया? एनआईटी ने, है ना। इसको इश्यूड बाय, ये भी ध्यान रखिएगा, इश्यूड बाय एनआईटी। किसके द्वारा किया जा रहा है भैया? ये सब सोल्ड वगैरह किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ये किया जा रहा है एनआईटी के द्वारा। एनआईटी स्टैंड फॉर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। एनआईटी स्टैंड फॉर नोटिंग इनवाइटिंग टेंडर। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। For the first time in Madhya Pradesh, precious metal vanadium mines will be auctioned in Baitul district. Okay, Baitul district में किया जाएगा, ये भी याद रख लेना। Apart from this, gold block will also be auctioned in Singrauli. ठीक है, गोल्ड कहाँ पर? सिंगरौली में। Apart from this, 4 new diamond blocks will also be auctioned on the border of Madhya Pradesh, पन्ना, रीवा and छतरपुर। पन्ना, रीवा, छतरपुर से डायमंड, है ना। पन्ना, रीवा, छतरपुर से डायमंड, गोल्ड किया जाएगा सिंगरौली से, और वेनेडियम किया जाएगा बैतूल से। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is the birth ceremony celebration of पंडित कुमार गंधर्व being organized? पंडित कुमार गंधर्व का
जन्म शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा समय इसमें हम ना लेंगे। और इनके बारे में पंडित कुमार गंधर्व के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ, है ना। शिव कुमार जो है इनका रियल नेम था। थे कहाँ से, ये साउथ इंडिया से थे, लेकिन आकर कहाँ बस गए थे, देवास में बस गए थे, क्योंकि इन्हें टीबी नाम की एक बीमारी थी, जिससे क्या कहा था कि भाई आप ऐसे क्लाइमेट में रहिए जो बहुत ज्यादा हॉट ना हो, कूल ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो। तो ये एमपी में आके बसे थे, और एमपी में भी देवास में आके बसे थे, और देवास में ही क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ये एक सिंगर थे। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है भाई साहब भोपाल में। कहाँ किया जा रहा है, भोपाल में किया जा रहा है। पंडित कुमार गंधर्व बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेशन आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 29 जुलाई टू 30 जुलाई 2023 भारत भवन भोपाल। ओके, पंडित कुमार गंधर्व कौन थे? पंडित कुमार गंधर्व ओरिजिनली नोन एज शिवपुत्र सिद्धरमैया Komali Math was an Indian classical singer well known for his unique vocal style and for his refusal to be bound by the traditional of any घराना। क्या हुआ था भैया, किसी जो घराना परंपरा थी इसको इन्होंने मानने से मना कर दिया। कब इनकी डेथ हुई थी? 12 जनवरी 1992 देवास में। On which river the बाणसागर डैम प्रोजेक्ट being built? बाणसागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी मैं कर चुकी हूँ, फटाफट मैंने इसकी डिटेल्स भी आपको वहां पर दे दी थी, तो जो हम ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहां पर है भैया, सोन नदी। कहां पर बनाई जा रही है? सोन नदी पर बनाई जा रही है बाणसागर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ क्वीन ऑफ सतपुड़ा? सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? चित्रकूट को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को, या मानधाता को? मानधाता आप जानते हैं ना, ओंकारेश्वर के पास। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसको किया जाता है? चित्रकूट को तो नहीं, क्योंकि चित्रकूट हमारे सतपुड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं है, अमरकंटक का है, लेकिन हमारी इसको नहीं किया जाता। किसको कहा जाता है भैया? पचमढ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है, आप ये बात जानते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, whose achievements are known by the उदय प्रशस्ति? उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? यशोवर्मन, सम्राट अशोक, महाराजा भोज, या अलाउद्दीन खिलजी? ये उदय प्रशस्ति बहुत फेमस है भैया, ध्यान रखिएगा, और हमारे एमपी के लिए और ज्यादा फेमस हो सकती है, हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उपलब्धियों का वर्णन किया गया है वो और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही परमार वंश के राजाधिराज महाराजा भोज की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे महाराजा भोज चंदेल वंश से लड़े थे। चंदेल वंश के अलावा ये जो है अलग अलग वंशों से, अलग अलग लोगों से किस किस प्रकार से लड़े थे, ये सारी की सारी उपलब्धियां इन्होंने कहाँ कहाँ जीत हासिल की थी, कहाँ कहाँ इनको हार मिली थी, वो सारी की सारी चीजें इनको उदय प्रशस्ति में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, to the east of the central India plateau there is another plateau situated in the west of the Riva Panna plateau. Its name is, मध्य भारत के पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है, उसका नाम क्या है? प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ मालवा, या बुंदेलखंड प्लेट्यू? तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है, अब मैं यहाँ पर कैसे बनाऊं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैप। में वैसे मैपिंग मेरी बहुत गंदी है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको मैप बना के समझाने की। और इस मैप को देखने के बाद आप बोलेंगे मैम प्लीज अब से मैप मत बनाना। देखिएगा, आई नो मैप बहुत गंदा है। क्या कह रहा है आपसे भाई, यदि हम बात करें कहाँ की, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की, तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू ये रहा आपका, है ना, पूरा ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है। यहीं पर क्या आता है भैया, आपका एमपी आ जाता है, यहीं पर एमपी आ जाता है। अब एमपी का यदि हम बात करें, तो एमपी का यदि मैं ऐसे बना लूं आपके लिए, फिलहाल के लिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, तो वो बोल रहा है इसके वेस्ट में, है ना, वेस्ट ऑफ सॉरी इसके आपसे कहा जस्ट कहां पर, इस साइड पर, मतलब रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है। रीवा पन्ना का पठार ये जो है, इसके पश्चिम में एक और पठार स्थित है, इस तरफ एक और पठार स्थित है, और इस पठार का नाम क्या है? तो आप जानते हैं हमारे एमपी में जो इधर वाला पठार है उसे एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है मालवा। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है भैया, मालवा प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है भैया? मालवा प्लेट्यू है, जी हाँ। मालवा प्लेट्यू की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये जो एरिया है मालवा प्लेट्यू, ये मोस्टली एग्रीकल्चर्ड है,
मोस्टली यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, एग्रीकल्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो एग्रीकल्चर के लिए है वो काफी अच्छे से पाई जाती है। यहीं पे आप जानते हैं भाई सारी जो आपकी सोया सिटी वगैरह जो है सब कुछ यही आ जाता है मालवा प्लेट्यू में। ठीक है, अच्छा यहाँ की यदि मैं हाईएस्ट पीक की बात करूँ, आपसे पूछ ले मालवा पठार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सिगार। कौन सी भैया? सिगार है। सिगार कहाँ पर है भैया? महू में। कहां पर है? महू में। और दूसरी बड़ी पूछ ले, सेकंड हाईएस्ट पूछ ले, तो ध्यान दीजिएगा जाना पाओ। कौन सी है बेटा? जाना पाओ। यहीं पर है पास में महू के, ये भी ठीक है, जाना पाओ है। सिगार कितनी है? 881 है मीटर्स। सिगार कितनी है? 881 मीटर है। 881 मीटर है सिगार। और जानापुर के सॉरी जाना पाओ के बारे में आपने तो बहुत पढ़ा होगा। ये कितनी है? 854 मीटर ये है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए फटाफट से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुझार सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल रूलर्स, ही वॉज द रूलर ऑफ विच रीजन? जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? विंध्य प्रदेश, मालवा, गढ़तंगा या बुंदेलखंड? भाई इनके बारे में, इनका नाम पहले भी आ चुका है हमारे सामने, तो ध्यान दीजिएगा। जुझारू सिंह जो थे वो बुंदेलखंड के शासक थे। कहाँ के शासक थे बेटा? बुंदेलखंड के। इनके बारे में मैडम हमने कहाँ पढ़ा था? मैंने आपको बताया था हरदौल सिंह की कहानी में। मैंने आपको हरदौल सिंह जी की कहानी सुनाई थी ना, बाबा हरदौल की कहानी, है ना। अरे वीर सिंह बुंदेला जी के दो पुत्र थे, एक जुझारू सिंह और छोटा वाला था हरदौल सिंह जी। जुझारू सिंह जी कौन थे? जुझारू सिंह जी जो थे वो बुंदेलखंड के फिर राजा बने थे वीर सिंह बुंदेला जी की मृत्यु के बाद। और हरदौल कौन थे? उनके छोटे भाई थे, है ना। छोटे भाई थे जो उस शासन के क्या बने थे? दीवान बने थे, है ना। और इन्हें क्यों पूजा जाता है? तो इनकी कुछ शक्तियों के कारण इन्हें पूजा जाता है। मैंने आपको तब भी इनकी कहानी सुनाई थी जुझारू सिंह और हरदौल सिंह जी की। जुझारू सिंह जी क्या रहते थे? ज्यादातर बाहर रहते थे काम से, युद्धों वुद्धों पे। तो जलते लोगों ने हरदौल सिंह जी के बारे में क्या कर दिया था? ऐसी अफवाह फैला दी थी कि इनकी भाभी के साथ अवैध संबंध है। तो जुझारू सिंह जी ने आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम जाके हरदौल को अपने हाथ से क्या दे दो? जहर पिला दो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। जब वो ऐसा नहीं कर पाई तो हरदौल सिंह जी ने खुद ही जो है वो पी लिया था, क्या कहते हैं हम, जहर पी लिया था, और उनकी मृत्यु हो गई थी। पता होगा आपको, ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी। रानी दुर्गावती ऑफ गढ़तंगा was defeated by which मुगल रूलर? गढ़तंगा की रानी दुर्गावती का किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या बाबर? बताइए, बताओ जय, किससे हुई थी? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रानी दुर्गावती की यदि मैं बात करूं तो ये समकालीन थी किसके भाई साहब? अकबर के। जी हाँ, अकबर के। अकबर बहुत ही आपको पता है महान शासक था, कहा जाता है अकबर द ग्रेट, है ना। अकबर द ग्रेट शासक था। ये चाहता था, है ना, दलपत राय जी से इनकी शादी हुई थी, चंदेल वंश की ये थी रानी दुर्गावती जी। दलपत राय से इनकी शादी हुई थी, दलपत राय जी से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब रानी दुर्गावती जो है पूरा शासन को संभाल रही थी। उसी समय अकबर को पता चला कि भाई एक रानी दुर्गावती नाम की है जो बहुत सुंदर है ना, और काफी अच्छी जो है योद्धा है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इनको तो लाओ अपने हरम में रखो, है ना। लेकिन भाई ठहरी वो चंदेल वंश की, कैसे ऐसे आ जाती भैया कहीं? तो मना कर दिया सीधा सा, नहीं हम लड़ेंगे। तो उन्होंने, भाई लड़ाई तो हो नहीं रही थी, विवाद तो हो नहीं रहा था, तो विवाद नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई रानी दुर्गावती का एक बहुत प्रिय घोड़ा था, व्हाइट कलर का, हाँ हाथी था उनका एक बहुत प्रिय। तो उन्होंने उनको मंगवाया, किसने? अकबर ने, कि इसको हमारे सामने पेश करो। इनका एक जो था, एक बहुत अच्छा ये कहो सेनापति भी था रानी दुर्गावती जी का, जो भी उनको बहुत प्रिय था। तो उन्होंने क्या कहा अकबर ने कि भाई इन दोनों को जो है हमारे दरबार में पेश करवाओ, हमें जो है आप गिफ्ट करो। रानी दुर्गावती ने मना कर दिया कि भाई हम क्यों करें। और अकबर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इस बात पे जो है डिस्प्यूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो देंगे नहीं। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अकबर यही चाहता था कि युद्ध छेड़े, हम इनको पराजित करें, उठा के हमारे हरम में डाल दें। लेकिन पराजित होते होते रानी दुर्गावती ने क्या किया, अपने आप को, वैसे जब लड़ रही थी, एक तीर आके इनकी बाह में लगा, इसको इन्होंने निकाल दिया। फिर दूसरा तीर आके इनकी आंख में लगा। जैसे इनकी आंख में लगा तो इन्होंने उस तीर को भी निकाला, लेकिन उस तीर की जो कोना था वो इनकी आंख में ही रह गया। इतने में ही एक तीसरा तीर आया और इनके गले को भोग गया। ये जमीन पर पड़ी और इनके सेनापति के हाथों में थी ये। तो इन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जल्दी से अपनी तलवार से मेरा गला काट दो। तो सेनापति की हिम्मत नहीं, तो इन्होंने खुद अपनी कटार निकाली और खुद को भोग ली और आत्मदाह कर लिया। जी हाँ, सेक्रीफाइस कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, 24 जून को ही बलिदान दिवस मनाया जाता है रानी दुर्गावती जी का। रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है 24 जून को। ठीक है, रानी दुर्गावती जी काफी, भाई इनके बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा। ठीक है, तो 24 जून
1998 को ही इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था इनके सम्मान में, है ना, इनके ऑनर में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 1998 में 24 जून। अच्छा 1983 में ध्यान रखिएगा, 1983 में जबलपुर यूनिवर्सिटी, है ना, जबलपुर यूनिवर्सिटी जबलपुर यूनिवर्सिटी का जो नाम बदलकर रख दिया गया था वो रख दिया गया था रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, है ना, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जो है इनकी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रख दिया गया था। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। Who among the following personalities of ancient times was not related to मध्य प्रदेश? प्राचीन काल की निम्नलिखित विभूतियों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था? कवि विद्यापति, कवि भवभूति, कवि बिल्हड़, महर्षि अगस्त। तो आपने इनका नाम कभी ना कभी शायद सुना होगा। यदि आपने कभी हिंदी साहित्य को पढ़ा हो और आपने जो है 11 to 12 सेंचुरी के आसपास का यदि हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो इनका नाम आपको अच्छे से मिल जाता है। और ये थे हमारे बिहार के कवि विद्यापति जी। कौन थे भैया? कवि विद्यापति जी ये थे। और यदि मैं बात करूं इनकी, ये स्पेशल फेमस क्यों है? इनकी भाषा मैथिली के कारण। कौन सी? इनकी जो स्पेशल लैंग्वेज थी मैथिली में इन्होंने काफी कुछ लिखा था, इसके कारण से फेमस थे। तो ये एमपी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बाकी सब एमपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following medieval writers is not from मध्य प्रदेश? निम्नलिखित मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? सूरदास, राजा छत्रसाल, बिहारी या भूषण? भाई ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, आपने यदि कभी हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है हिंदी साहित्य के। भूषण जी, है ना, इनकी कविताएं समझ में आना मतलब अपने आप में एक टास्क हुआ करता था। बिहारी, जिनकी कविताओं में इतनी मिठास के साथ साथ जो एक अल्हड़पन होता था वो अलग ही देखे बनता था। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन एमपी से नहीं है? तो ये सारे के सारे एमपी से हैं, केवल हमारे सूरदास जी जो है वो एमपी से नहीं है, है ना, सूरदास जी जो है वो एमपी से नहीं थे। आप जानते हैं भाई, सीधी सी बात है, वो यूपी वाले एरिया से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which river originates from महादेव माउंटेन नियर पचमढ़ी, द मेजर हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? बेतवा, केन, तवा या शिवनाथ? बताइए। चलिएगा, तो बेतवा की नहीं, केन की नहीं, शिवनाथ की नहीं, कौन सी है भैया? तवा नदी। किसका हुआ है भैया? तवा नदी का हुआ है कालीभीत की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से भैया? कालीभीत की पहाड़ियों से जिसका हुआ है वो कौन है? तवा नदी है। जी हाँ, हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट से हुआ है किसका? तवा नदी का जन्म। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द शहीद स्मारक लोकेटेड? शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? ओरछा, मुरैना, भिंड या ग्वालियर? बताइए। तो शहीद स्मारक कहाँ पे बना हुआ भाई साहब? ओरछा में, है ना। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा काफी कुछ ओरछा के बारे में। ओरछा में जो है शहीद स्मारक बना हुआ है। 20 क्वेश्चन तक आते आते मेरा एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो चलिएगा, आज का जो हमारे क्वेश्चंस का डेली डोज है वो पूरा हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप फटाक से जो है सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। जो डिटेल्स मैं आपको बीच में देती हूँ वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यदि आपको यहाँ तक आप पढ़े हैं और आपको सेशन पसंद आया है, आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो फटाक से जाते जाते जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। आपको यदि बाद में भी पढ़ना हो तो सेशन को लाइक करके छोड़ दीजिए, वो लाइक्ड वीडियोस में आ जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाक से जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।